हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल अगेन ऑन माय चैनल। स्टूडेंट, आज हम अपनी एचटेट की सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए जो नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं वो भी हमारे क्वेश्चन रहेंगे जो लास्ट एचटेट एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं बिकॉज़ हम थ्योरी हर कहीं से भी पढ़ लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन जो होते हैं उनको निकालना बहुत ज़रूरी होता है। तभी हमें पता चलता है कि आफ्टर लर्निंग द थ्योरी और आफ्टर रीडिंग द थ्योरी हम कितने क्वेश्चन हैं जिनको सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी हमें क्वेश्चंस के थ्रू पता चल जाते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द मेन लॉ ऑफ लर्निंग एज प्रिस्क्राइब्ड बाय थॉर्नडाइक। देखिए थॉर्नडाइक ने लर्निंग के हमें 3 लॉ दिए थे और उन्होंने सिर्फ प्राइमरी लॉ नहीं सेकेंडरी लॉ भी हमें दिए थे। तो उनमें से हमें यहाँ लॉ गिवन है और ये बताना है कि कौन सा लॉ है जो लर्निंग से रिलेटेड नहीं है, मतलब प्राइमरी लॉ यहाँ पे नहीं है। तो सबसे पहला जो लॉ है वो है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। तो सभी को पता है जो लॉ ऑफ एक्सरसाइज है वो हमारा किसका है, प्राइमरी लॉ है। सेकंड लॉ ऑफ इफ़ेक्ट, ये भी हमारा प्राइमरी लॉ है। थर्ड है हमारा लॉ ऑफ रेडीनेस, ठीक है, तो ये भी हमारा प्राइमरी लॉ है। तो कौन सा नहीं है वो हमें बताना है। तो फोर्थ वाला लॉ ऑफ जनरलाइजेशन हमारा मेन लॉ नहीं है, यानी कि प्राइमरी लॉ नहीं है थॉर्नडाइक का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हु फर्स्ट इंट्रोड्यूस द वर्ड इमोशनल इंटेलिजेंस। हु फर्स्ट इंट्रोड्यूस द टर्म इमोशनल इंटेलिजेंस, ये हमें बताना है। देखिए सबसे पहले तो इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है हमें ये भी पता होना चाहिए। इमोशनल इंटेलिजेंस जो टर्म है ये हमें दी थी भाई पीटर सैलोवे और जॉन मेयर ने। सबसे पहले तो ये हमें पता होना चाहिए, मेयर एंड सैलोवे, इनका कंप्लीट नेम भी आप याद कर सकते हैं, पीटर सैलोवे और जॉन मेयर, ये इनका नाम है। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन है कि तो देखिए इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, ये एबिलिटी होती है जिसमें किसी भी पर्सन के अंदर वो एबिलिटी जिससे वो मैनेज कर पाए अपने खुद के इमोशंस को, अंडरस्टैंड कर पाए दूसरे पीपल के इमोशंस को। ठीक है, तो ये होती है इमोशनल इंटेलिजेंस। और इमोशनल इंटेलिजेंस के कई बार क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाता है, 5 की एलिमेंट होते हैं तो आपको एलिमेंट दे दिए जाएंगे और उससे ये पूछा जाएगा कि इनमें से इमोशनल इंटेलिजेंस का एलिमेंट कौन सा नहीं है। तो आप ये नोट डाउन कर सकते हैं भाई, एक तो होता है अवेयरनेस, ये एलिमेंट होता है इमोशनल इंटेलिजेंस का। दूसरा होता है सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस लगाना भाई। दूसरा होता है सेल्फ रेगुलेशन, ये भी एक कंपोनेंट है, ठीक है, एलिमेंट है। नेक्स्ट होता है मोटिवेशन, मतलब इन सारों से मिलके ही इमोशनल इंटेलिजेंस किसी की बनती है। नेक्स्ट है एम्पैथी और लास्ट वन है सोशल स्किल। तो ये हमारे 5 एलिमेंट है इमोशनल इंटेलिजेंस के। और सबसे पहले ये टर्म किसने दी थी, ये टर्म देने वाले थे मेयर और सैलोवे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, Which of the following approach is based on analyzing the behavior of disabled child and find out the root cause of his or her learning deficiency। मतलब बालकों के व्यवहार का जो विश्लेषण होता है और उनकी अधिगम न्यूनता के मूल कारणों के जानने के प्रयास पर आधारित है। मतलब कौन सी ऐसी अप्रोच है जिससे हम ये पता लगा सकते हैं। तो ये जो अप्रोच रहेगी भाई हमारी, ये अप्रोच इन्होंने 4 ऑप्शन हमें दिए हैं। तो हम किस अप्रोच से पता लगा सकते हैं, जो डॉक्टर है वो एनालाइज करते हैं जब बिहेवियर डिसेबल्ड चाइल्ड का, तो वो हम यूज़ करते हैं भाई साइको एनालिटिक अप्रोच। कौन सी अप्रोच यूज़ करते हैं, साइको एनालिटिक अप्रोच का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए ये भी माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि साइकोलॉजिकल अप्रोच क्या होती है। तो साइकोलॉजिकल अप्रोच एक पर्सपेक्टिव है जो किस पे बेस्ड है, कुछ अजम्पशंस पे बेस्ड है, जो बिहेवियर को लेके एज्यूम किया जाता है और उसको एज्यूम करने वाला कौन होता है, एक साइको एनालिटिक पर्सन ही होता है।
ठीक है। ये अप्रोच होल्ड करती है शेयर्ड आइडियाज़ को अबाउट हाउ टू डिस्क्राइब, हाउ टू प्रिडिक्ट, हाउ टू एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन। तो ये साइकोलॉजिकल अप्रोच है जिससे हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं। हु फर्स्ट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ लेटेंट लर्निंग, कि जो लेटेंट लर्निंग होती है इसका कॉन्सेप्ट देने वाला कौन था, ठीक है। तो लेटेंट लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट दिया था भाई, वो दिया था हमारे टोलमैन ने, एडवर्ड चेस टोलमैन, दिस इज़ द कंप्लीट नेम, कई बार पूछ लिया जाता है। देखिए अब ये क्वेश्चन है कि लेटेंट लर्निंग क्या होती है। लेटेंट लर्निंग इज़ द सबकॉन्शियस रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन। देखिए जब हम बात कर रहे होते हैं, याद कर रहे होते हैं किसी चीज़ को, तो वो हमारे कॉन्शियस माइंड में होती है, लेकिन कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती हैं जिनका रिटेंशन अनकॉन्शियस नहीं, सबकॉन्शियस, 3 पार्ट होते हैं ना जैसे ब्रेन के, एक अनकॉन्शियस है, वो बिल्कुल बेहोशी की हालत हो जाती है, एक सब कॉन्शियस माइंड है जिसमें चीज़ें पड़ी तो रहती हैं लेकिन हम ऐसे कॉन्शियसली उनको नहीं कर पा रहे, लेकिन एकदम से वो माइंड में आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारे ब्रेन के अंदर पहले से रिटेंट थी, पड़ी हुई थी वो इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो सब कॉन्शियस रिटेंशन होती है इन्फॉर्मेशन की विदाउट रीइंफोर्समेंट और मोटिवेशन, ठीक है। तो ये होती है हमारी लेटेंट लर्निंग, और लेटेंट लर्निंग का कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसने दिया? टोलमैन ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द मेन प्रोफाउंडर ऑफ फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म का मेन प्रोफाउंडर कौन है, ये हमें बताना है। तो भाई यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा विलियम जेम्स। कौन है भाई? फंक्शनलिज्म का मेन प्रोफाउंडर है विलियम जेम्स। अब फिर क्वेश्चन आता है कि फंक्शनलिज्म क्या होता है। फंक्शनलिज्म क्या होता है? जस्ट वेट फॉर 1 मिनट स्टूडेंट। फंक्शनलिज्म को देखिए प्रोफाउंड किया था विलियम जेम्स ने, और उसने अपनी इस थ्योरी में, फंक्शनलिज्म की थ्योरी में क्या कहा था, उन्होंने बताया था कि हमारी जो मेंटल स्टेट होती है उसका नेचर क्या होता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ऑल फंक्शनलिस्ट, मेंटल स्टेट आर आइडेंटिफाई बाय व्हाट दे डू रादर देन बाय व्हाट दे आर मेड अप ऑफ। फंक्शन क्या होता है? किसी भी चीज़ के फंक्शन को देखना। तो ये जो फंक्शनलिस्ट थे वो ये मानते थे कि जो मेंटल स्टेट है ना एक ह्यूमन बीइंग की, उसको हम आइडेंटिफाई कैसे करें, ये देख के कि व्हाट दे डू, वो क्या कर रहे हैं, क्या फंक्शन वो कर रहे हैं, रादर देन टू सी कि बाय व्हाट दे आर मेड अप ऑफ, ये देखने की बजाय कि वो बना किसका है, हम उसके फंक्शन पे फोकस करते हैं, ठीक है। Functionalism is the most familiar और received view among philosopher of mind and cognitive science। ये बहुत ही मतलब एक familiar है, familiar हम वे कह सकते हैं जो कि फिलोसफर के माइंड को और उसकी कॉग्निटिव साइंस को जिसमें स्टडी किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा 5 का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें क्या बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इन्नेट मोटिव। इन्नेट मोटिव देखिए 2 तरह के मोटिव होते हैं, एक्वायर्ड मोटिव होते हैं जिनको हम लर्निंग और एक्सपीरियंस के थ्रू सीखते हैं, और एक कुछ हमारे इंट्रिंजिक और इन्नेट मोटिव होते हैं। तो इनमें से ये बताना है कि इन्नेट मोटिव कौन सा है। तो इंट्रिंजिक और इन्नेट मोटिव होते क्या हैं? ये गोल डायरेक्टेड और इन्नेट पैटर्न होते हैं बिहेवियर का, अंदर से ही आते हैं अपने आप। ये किसी लर्निंग का रिजल्ट नहीं है, किसी एक्सपीरियंस से हम इनको गेन नहीं करते, ये इंट्रिंजिक मतलब हमारे अंदर ही ये प्रेजेंट होते हैं। जैसे अगर आपने खाना देखा और आपको भूख लगी है तो आपको क्या होगा? हंगर होगा। पानी देखा तो आपको थ्रस्ट हुआ कि मेरे को पानी पीना है। ये मतलब आपने कहीं से सीखा नहीं है, कहीं से लर्न नहीं किया, इसको कहीं से एक्सपीरियंस नहीं किया, दे आर इंट्रिंजिकली प्रेजेंट इनसाइड यू। तो हंगर और थर्स्ट ये हमारे क्या है?
इन्नेट और भी हैं बहुत सारे, लेकिन यहाँ पे हम मेन एग्जाम्पल ले रहे हैं हंगर का, जो कि हमारा इन्नेट मोटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट द सेक्सुअल चेंजेस डेट अकर इन द चाइल्ड्स बॉडी स्टार्ट टू अपीयर। मतलब कौन सी ऐसी एज है जिसमें ह्यूमन की बॉडी में चेंजेस स्टार्ट होने शुरू हो जाते हैं, सेक्सुअल चेंजेस की यहाँ पे बात हो रही है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा यहाँ रहेगा प्यूबर्टी की एज में, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है भाई, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग का दूसरा नाम हमें बताना है, ठीक है। सबसे पहले क्लासिकल कंडीशनिंग जो थ्योरी थी उसको किसने दिया था? क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी को देने वाले थे भाई इवान पावलोव। अगर हम यहाँ से बात करें, देखिए वैसे तो इस थ्योरी के काफ़ी नेम है, लेकिन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो क्लासिकल कंडीशनिंग को हम टाइप एस कंडीशनिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है। बाकी क्लासिकल कंडीशन को हम पेवेलियन कंडीशनिंग भी कहते हैं, हम इसको रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें क्या होती है, लर्निंग कैसे होती है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स के एसोसिएशन से होती है, ठीक है। स्टिमुलस दिया जाता है, फिर कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स निकल के आता है, तो इस तरीके से लर्निंग कराई जाती है। तो एसोसिएशन के थ्रू क्योंकि इसमें लर्निंग होती है, तो रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग भी इसको बोलते हैं, पेवेलियन कंडीशनिंग भी इसको बोलते हैं, और अगर यहाँ से आप देखो तो टाइप एस कंडीशनिंग के नाम से इसको जाना जाता था। ये एक तरह की बिहेवियरल लर्निंग मेथड है जिसको 19th सेंचुरी के अंदर जो इवान पावलोव थे उन्होंने इसको मतलब लेके आए थे। वो एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि इवान पावलोव कौन से साइकोलॉजिस्ट हैं, तो वो एक रशिया के साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है। और इन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था वो डॉग के साथ किया था, जिसमें उन्होंने डॉग को किससे एसोशिएट कर दिया था, एक रिंगिंग बेल से। जब भी वो उसको फीड देते थे तो वो बेल बजाते थे और उससे उसकी लर्निंग उन्होंने डॉग की एसोशिएट करके कराई थी, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द एज ग्रुप गिवन बाय एरिक्सन फॉर द स्टेज ऑफ इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी, ठीक है। तो उसमें हमसे एज ग्रुप पूछा गया है कि एज ग्रुप क्या होता है इंडस्ट्री का वर्सेस इन्फीरियरिटी का। हमने देखिए लास्ट वीडियो में भी की थी कि एरिक्सन ने कौन कौन सी स्टेजेस दी थी। अब यहाँ पे स्टेजेस का क्वेश्चन ना पूछते हुए उन्होंने जो उसकी फोर्थ स्टेज है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी, उसमें क्या पूछ लिया, उसका एज ग्रुप हमसे पूछ लिया। तो इसका एज ग्रुप क्या होता है भाई, 9th जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा 6 to 11 ईयर इसका एज ग्रुप होता है। अब देखिए इंडस्ट्री और इन्फीरियरिटी, अब इनका मीनिंग भी हमें पता होना चाहिए कि इनका मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले तो ये फोर्थ स्टेज होती है और जो चिल्ड्रन है वो जनरली इस स्टेज में 6 to 12 एज में एंटर कर जाते हैं। अब इंडस्ट्री होता क्या है, देखिए कुछ चिल्ड्रन ऐसे होते हैं जो कॉन्फिडेंट होते हैं, उनके अंदर एबिलिटी होती है कि हाउ वी सोल्व आवर प्रॉब्लम, ठीक है, एंड दे आर एबल टू रिसीव इवेल्युएशन ऑफ देयर वर्क, कि अगर उनके अंदर कुछ कमियां हैं तो उन्होंने उन कमियों को इवेल्युएट करके किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को निकाला है। तो वो बच्चे क्या होंगे इन फ्यूचर, वो लाइफ में प्रोडक्टिव बनेंगे, सक्सेस होंगे, दूसरों को वो फीडबैक दे पाएंगे, खुद की जो कमियां उनको ठीक कर पाएंगे। तो इस तरीके के बच्चे क्या होते हैं इंडस्ट्री। और इसके अपोजिट अगर हम बात करें जिनके अंदर एबिलिटी नहीं है खुद को इवेल्युएट करने की, खुद की प्रॉब्लम सोल्व करने की, वो किस कैटेगरी में आ जाते हैं, वो फील करते हैं इन्फीरियरिटी, ठीक है। तो ये इसका मीनिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग नोट द करेक्ट प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, कि इनमें से कौन सा डेवलपमेंट का प्रिंसिपल नहीं है वो हमें बताना है। देखिए डेवलपमेंट से रिलेटेड बहुत सारे प्रिंसिपल हैं, जैसे अगर मैं बात करूं डेवलपमेंट कॉन्टीन्यूअस होता है, ठीक है, स्पाइरल डेवलपमेंट की बात होती है, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट की बात होती है, प्रिंसिपल ऑफ सिक्वेंशियलिटी की बात होती है। हम ये बोलते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो प्रिडिक्टेबल है। यू कैन नोट डाउन स्टूडेंट, अब बहुत सारे मैं आपको बताऊंगी और आप ये नोट डाउन भी कर सकते हैं क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
डेवलपमेंट है जो वो यूनिट डायमेंशनल है, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन उन्होंने दिया है, प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन दिया है, लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात हुई है, सोशल डेवलपमेंट की बात हुई है, तो बहुत सारे प्रिंसिपल होते हैं। तो यहाँ पे हमने ये बताना है कि कौन सा प्रिंसिपल नहीं है। तो प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल नहीं होता, ये क्या होता है, जनरल से किसी स्पेसिफिक चीज़ की तरफ हम मूव करते हैं, तो ये प्रिंसिपल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाइए, विच ऑफ द थॉट ऑफ स्कूल इन साइकोलॉजी ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लैक बॉक्स थ्योरी। अब ये क्वेश्चन आ गया भाई, ब्लैक बॉक्स जो थ्योरी है, ब्लैक बॉक्स थ्योरी, वो कौन से थॉट ऑफ स्कूल को बोला जाता है, ये हमने बताना है, ब्लैक बॉक्स थ्योरी। सबसे पहले तो ब्लैक बॉक्स बोला क्यों गया है भाई, ब्लैक बॉक्स का रिलेशन एक्चुअल में है किससे। देखिए, एक छोटा बच्चा होता है ना, जो हम उसके माइंड को इंटरनली स्टडी नहीं कर पाते, हमें नहीं पता होता कि इंटरनली बच्चा क्या सोच रहा होता है। सबसे पहले ये मेन देन है बिहेवियरिज्म वालों की, ठीक है। बिहेवियरिज्म ने क्या कहा था कि जो स्टूडेंट होते हैं ना, और उनका जो ब्रेन होता है, डेट इज़ लाइक अ ब्लैक बॉक्स डेट वी कैन नॉट सी इनटू एंड अंडरस्टैंड। मतलब हम उसको अंदर से नहीं देख सकते और ना ही हम उसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी ब्लैक बॉक्स थ्योरी थी जो बिहेवियरिज्म वालों ने दी थी, ठीक है। तो ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड मेंटल हेल्थ। गुड मेंटल हेल्थ का कैरेक्टरिस्टिक कौन सा नहीं है। देखिए, जिनकी मेंटल हेल्थ अच्छी होती है उनके अंदर एबिलिटी होती है एडजस्टमेंट की, इमोशनल मैच्योरिटी उनके अंदर होती है। तो करेक्ट ऑप्शन है जो क्वेश्चन नंबर 12 का, वो फोर्थ है कि जिनकी मेंटल हेल्थ अच्छी होती है ना, वो टॉलरेट भी उनके, टॉलरेंस पावर भी उनके अंदर होती है। तो इनटॉलरेंस यहाँ पे इनकरेक्ट है। सेकंड देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्केल 1 इन कैटल कल्चर फ्री इंटेलिजेंस टेस्ट दिया था ये कैटल ने, तो इसको प्रिपेयर्ड किया गया था। तो ये पूछ रहे हैं भाई ये किसके लिए प्रिपेयर किया गया था। इसका स्केल 1 भी था, स्केल 2 भी था, स्केल 3 भी था। तो अलग अलग एज ग्रुप के लिए जो ये स्केल था ये आया था। तो हमने बताना है भाई ये किसके लिए था। स्केल 1 की बात यहाँ पे हुई है। तो करेक्ट ऑप्शन स्टूडेंट यहाँ पे रहेगा 13th का रहेगा सेकंड। 4 to 8 ईयर मेंटल डेफिशिएंट पर्सन के लिए जो कैटल ने ये टेस्ट दिया था स्केल 1, ठीक है। इसके अलावा 2-3 स्केल और है। अब देखिए, इस पेपर में स्केल 1 पूछा गया है, तो हो सकता है कमिंग एग्ज़ाम में आपसे स्केल 1 ना पूछ के स्केल 2 पूछ लें, स्केल 3 पूछ लें। इतना आपको ध्यान रखना है कि इसको देने वाला कौन था, कैटल था। और ये अलग अलग एज ग्रुप के लिए बनाया गया था। अगर हम बात करें ना यहाँ पे स्केल 2 की अगर हम बात करें, तो ये 8 to 14 एज जो ग्रुप होते हैं, मतलब एवरेज अडल्ट, उनके लिए बनाया गया था। और जो स्केल 3 था भाई, वो फॉर चिल्ड्रन एज्ड 14 और इससे ऊपर वालों के लिए, एज अडल्ट ऑफ सुपीरियर इंटेलिजेंस, उनके लिए बनाया गया था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट में मूव करते हैं। इन्होंने करेक्ट सीक्वेंस पूछी है किसकी, लॉजिकल ऑर्डर पूछा है क्रिएटिविटी का। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रिपरेशन होती है, फिर इंक्यूबेशन होती है, फिर इंसाइट होती है उस चीज़ की, और फिर वेरिफिकेशन। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट रिलेटेड विद ऑपरेंट कंडीशनिंग। एक क्लासिकल कंडीशनिंग है, एक ऑपरेंट कंडीशनिंग है। तो इसमें कौन सी टर्म यहाँ पे रिलेटेड नहीं है, ठीक है, उसी को बोला गया है। तो ये देखिए, इंसाइट है, रीइंफोर्समेंट है, स्पॉन्टेनियस रिकवरी है। तो यहाँ पे जो देखिए, जो इंसाइट है ना, वो क्लार्क हल की थ्योरी से रिलेटेड है कि हम इंसाइट, हमारे अंदर से कुछ आइडिया आता है और फिर हम उस पर फंक्शन करते हैं। लेकिन ये
तीनों जो है ना ये हमारी क्लासिकल कंडीशनिंग से रिलेटेड है कि हम रीइंफोर्समेंट से सिखाते हैं, स्पॉन्टेनियस रिकवरी हो जाती है चीज़ों की कई बार माइंड में, और अगर हम किसी चीज़ के एसोसिएशन में नहीं रहते, हम किसी चीज़ को एस्केप कर दे आगे से, तो कुछ टाइम के बाद उस लर्निंग की एक्सटिंक्शन भी माइंड से हो जाती है, ख़त्म हो जाता है। तो ये तीनों तो हमारी ऑपरेंट कंडीशनिंग से रिलेटेड है, लेकिन इनसाइट हमारी क्लार्क हल की थ्योरी से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 16 पे मूव करते हैं। हु इंट्रोड्यूस लर्निंग डिसेबल वर्ड वेरी फर्स्ट फॉर द चिल्ड्रन सफर्ड फ्रॉम वेरियस लर्निंग प्रॉब्लम। तो लर्निंग जो डिसेबिलिटी थी वो सबसे पहले किसने डिस्कवर की थी, मतलब डिस्कवर नहीं, ये टर्म किसने दी थी हमें ये बताना है। तो इसको देने वाले थे भाई, करेक्ट ऑप्शन रहेगा यहाँ पे सैमुअल क्रिक। ठीक है, तो ये कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं कि लर्निंग डिसेबिलिटी होती क्या है, और ये भी पूछ लेते हैं कि जो ये टर्म थी लर्निंग डिसेबिलिटी की ये किसने दी थी। तो देने वाला कौन था भाई, सैमुअल क्रिक है। और ये एक डिसऑर्डर होता है लर्निंग डिसेबिलिटी जो अफेक्ट करता है एक ह्यूमन बीइंग की एबिलिटी को, कि वो चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, उसको स्पोकन में और रिटन लैंग्वेज में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है, उनको मैथमेटिकल कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन में, मूवमेंट में, इन सारी चीज़ों में उसको क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट इज नॉट द सपोर्टर ऑफ व्यू अबाउट साइकोलॉजी एज ए साइंस ऑफ सोल। मतलब इसका सपोर्टर कौन नहीं था, जस्ट हमने वो बताना है। इनमें से एक उसका सपोर्टर नहीं था और 3 उसके सपोर्टर हैं। तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि साइंस ऑफ सोल साइकोलॉजी को कौन कौन मानते थे कि हमारी जो मनोविज्ञान है वो आत्मा का विज्ञान है। ठीक है, तो इसको मानने वाले हमारे ये तीनों थे, प्लेटो, एरिस्टोटल और डेकार्टे। वुंट ऐसा नहीं मानते थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये तीनों इसके फेवर में थे। 18 पे मूव करते हैं। इन विच ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी देयर इज अ स्कोप ऑफ स्टडी ऑफ टेलीपैथी और रीबर्थ। मतलब ऐसा कौन सी ब्रांच है साइंस की जिसमें स्टडी होती है टेलीपैथी की, कि दोबारा जन्म होता है, रीबर्थ की, तो ये होता है हमारी पैरासाइकोलॉजी के अंदर इन चीज़ों को स्टडी किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे इन विच स्टेज चाइल्ड इज एबल टू अंडरस्टैंड हाइपोथेसिस एंड गेटिंग थिंकिंग एबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिकल स्टेटमेंट। तो जीन पियाजे के अकॉर्डिंग मतलब किस एज में एक जो बच्चा है वो परिकल्पनाओं को समझता है, तार्किक वाक्यों के आधार पर विचार करने की योग्यता उसके अंदर आ जाती है। तो ये ऐसा कौन सी एज ग्रुप में होता है भाई, 11 to 15, जब बच्चे की लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो जाती है, तो जब बच्चा इन सारी चीज़ों को कर पाता है। 4th ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजी स्टडी अबाउट मैन्स थिंकिंग। इनमें से कौन सी साइकोलॉजी ऐसी है जो एक मैन की थिंकिंग, उसकी मेमोरी, उसकी लैंग्वेज, उसकी परसेप्शन क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में स्टडी करता है। तो वो है हमारी कॉग्निटिव साइकोलॉजी। ठीक है, 21 पे मूव करते हैं। Which of the following is not the type of personality given by क्रेशरमैन। क्रेशरमैन ने सभी को पता है 3 तरह की दी थी भाई, तो उनमें से कौन सी एक, नहीं 4 तरह की दी थी, इनमें से कौन सी एक नहीं है वो हमने बतानी है। तो एस्थेनिक नहीं है, ये एस्थेनिक है, और एक जो लास्ट इसकी थी ना भाई वो थी डिस्प्लास्टिक, आपको याद रखना है। ठीक है, ये एस्थेनिक है, ये स्पेलिंग नहीं है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द एज ग्रुप फॉर द मोरल डेवलपमेंट स्टेज हेटेरोनॉमी रेसिप्रोसिटी, जो कि इसने दी थी जीन पियाजे ने। तो उसके लिए यहाँ पे क्या बताना है, एज ग्रुप क्या होता है इस चीज़ का, तो ये रहेगा 5 to 8 ईयर। नेक्स्ट है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग नोट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन। मतलब जो बच्चे जिनको लर्निंग डिसेबिलिटी होती है उनमें से, इन चारों में से उनका कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो परसेप्चुअल इफेक्टिवनेस, इमोशनल इंस्टेबिलिटी, डिसऑर्डर ऑफ अटेंशन, इम्पल्सिविटी, ये तीनों उनके अंदर होते हैं, लेकिन परसेप्चुअल इफेक्टिवनेस उनके अंदर नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फिर से हमें क्या बताना है, आईक्यू रेंज बतानी है। जो बच्चे सीवियर मेंटल रिटार्डेड होते हैं उन चाइल्ड का आईक्यू लेवल कितना होता है, तो उनका होता है भाई 20 to 35।
क्वेश्चन नंबर 25 है, इन विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इंटरेस्ट फ्रेंडशिप डेवलप टूवर्ड्स द सेम सेक्सुअल ग्रुप। तो ऐसा कौन सी एज ग्रुप में होता है? 10 to 12 ईयर। नोट द टाइप ऑफ रियलिस्टिक थिंकिंग। रियलिस्टिक थिंकिंग की एक टाइप कौन सी नहीं है? तो ये भी रियलिस्टिक है, कन्वर्जेंट, क्रिएटिव, इवैल्यूएटिव, लेकिन एक ऑटिस्टिक थिंकिंग रियलिस्टिक नहीं होती। फिर बताना है भाई, ह्यूमैनिस्टिक साइकोलॉजी का सपोर्टर इनमें से कौन सा नहीं है? ठीक है, ह्यूमैनिस्टिक साइकोलॉजी आई थिंक नाम सबने सुना होगा, जो किस पे फोकस करता है? एक ह्यूमन बीइंग पे फोकस ह्यूमैनिस्टिक साइकोलॉजी वालों का रहता है। तो जो ह्यूमैनिस्टिक साइकोलॉजी का अगर हम इन चारों में से बात करें, सपोर्टर नहीं है, तो वो कौन सा नहीं है? फ्रायड नहीं है। अब ह्यूमैनिस्टिक साइकोलॉजी क्या बात करती है? ह्यूमैनिस्टिक साइकोलॉजी बात करती है कि हमें एक ह्यूमन बीइंग को ना होल कंप्लीटली स्टडी करना चाहिए। कैसे स्टडी करें? हम उसको एज अ होल हम उसके माइंड को स्टडी करें, कंप्लीट ह्यूमन बीइंग को। अब ये ह्यूमैनिस्टिक साइकोलॉजी क्या कहती है? ये एक होलिस्टिक अप्रोच है साइकोलॉजी के अंदर, जो फोकस कर रही है होल पर्सन पे, पूरे पर्सन पे, एंड इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग विच प्लेसेस द कॉन्शियस ह्यूमन एक्सपीरियंस एज द न्यूक्लियस ऑफ साइकोलॉजिकल स्टैब्लिशमेंट। ठीक है, अगर हम बात करें, एक एग्जांपल लेते हैं, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी थेरेपिस्ट सीइंग अ क्लाइंट फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर ए थेरेपी सेशन एंड यूटिलाइजिंग मैस्लो हिराकी ऑफ नीड टू डिटरमाइन वेयर द क्लाइंट वॉज ऑन द हिराकी एंड टू सी व्हाट नीड वर एंड वर नॉट बीइंग मेट। मतलब जब हम इसमें करते हैं ना, एक ह्यूमन को देखते हैं, तो हम उसकी कंप्लीट नीड को देखते हैं। एक जैसे कोई साइकोलॉजिस्ट है और वो सेशन ले रहा है इस तरीके के पर्सन का, तो उसमें ये देखा जाता है कि जो क्लाइंट है उसकी नीड क्या है और ऐसी कौन सी नीड है जो उसकी फुलफिल नहीं होती। मतलब एज अ होल पर्सन को स्टडी किया जाता है। ये हमारी होती है भाई ह्यूमैनिस्टिक साइकोलॉजी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो इसमें जो पूछा गया था, स्पोर्टर भाई 27 का बता दिया मैंने, ये तीनों स्पोर्टर हैं, रोजर, मैस्लो एंड ऑर्थर, ये नहीं है। हु वाज द प्रोफाउंडर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म क्या होता है? हम इसको हिंदी में बोलते हैं संरचनावाद। तो इसका प्रोफाउंडर कौन है? वो है विलियम वुंट। जैसे उसका जेम्स था फंक्शनलिज्म का, इसका विलियम वुंट है। तो ये क्या होता है स्ट्रक्चरलिज्म? भाषा, साहित्य और समाज जैसी चीज़ों की व्याख्या और विश्लेषण। इसमें हम इंटरप्रिटेशन किसका करते हैं? लैंग्वेज का, कल्चर का, सोसाइटी का, उनको इंटरप्रेट करते हैं। तो ये उनकी ही एक विधि है जो विपरीत विचारों या संरचना के तत्वों पर ध्यान केंद्रित करती है और यह दिखाने का प्रयास करती है कि ये पूरी संरचना से कैसे वो पर्टिकुलर पर्सन एसोसिएटेड है। ठीक है, तो ये होता है हमारा स्ट्रक्चरलिज्म। 29 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट नॉट रिलेटेड विद मोटिवेशन साइकिल। तो इसमें से कौन सा एक कंपोनेंट है जो मोटिवेशन साइकिल का नहीं है? तो वो है हमारे इमोशन। नीड है, ड्राइव है, इंसेंटिव है। मतलब इन सारी चीज़ों की वजह से ना हम मोटिवेट होते हैं कुछ करने के लिए, लेकिन इमोशन नहीं है। ठीक है, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द मोटिवेशन साइकिल। लास्ट क्वेश्चन है, द इमोशन ऑफ फियर एसोसिएटेड विद विच बेसिक इंस्टिंक्ट। किस बेसिक इंस्टिंक्ट से ये एसोसिएटेड है? तो ये एसोसिएटेड है इमोशन ऑफ फियर हमारे एस्केप से। तो ये कुछ क्वेश्चन थे भाई जो आने वाले कमिंग एचटेट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं आप लोगों के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू एवरीवन।